एक मन कर रहा था कि काव्या को आज़ाद कर दे और दूसरा अभी भी चाहता था कि उनके बीच सब कुछ ठीक हो जाए। विहान कुछ समय से नोटिस कर रहा था कि काव्या के स्वभाव के साथ साथ उसके व्यक्तित्व में भी बदलाव आ रहा है। डिलीवरी के बाद औरतें मोटी हो जाती हैं और उसकी मोटी बीवी पतली हो रही थी। ऊपर से चेहरे पर निखार भी बढ़ रहा था। वो मन ही मन बोला, बाप माँ को बातें सुना सुना कर पतला नहीं कर पाया और बेटे ने एक झटके में कर दिया। जियो मेरे लाल मिहिर, तूने तो अपनी माँ का हुलिया ही बदल डाला। पर बेटा, बात यह है कि तेरी माँ मुझसे इतनी बुरी तरह से चिड़ी हुई है कि तलाक के पीछे पड़ गई है। तू तो भगवान का दूत बनकर आया है अपने बाप की टूटी शादी बचाने। कुछ ऐसा जादू चला कि वो मान जाए। मिहिर पास में ही सोया हुआ था, नींद में मुस्कुरा रहा था और विहान को लग रहा था कि वो उसकी बातें सुनकर मुस्कुरा रहा है। बात बेवकूफ़ों वाली है, लेकिन दिल का कनेक्शन नाम की भी तो कोई चीज़ होती है। जब वो 9 महीने अपनी माँ के पेट में रहकर सब महसूस कर सकता है, तो अब तो वो बाहर है, अब भी महसूस कर सकता होगा। विहान ने जैसे ही प्यार से उसके गाल को चूमा, उसकी नींद खुल गई और वो रोने लगा। उसके रोने से काव्या की नींद खुल गई। वो गुस्से में बोली, मेरी तो शांति भंग कर ही रखी है, अब बच्चे की भी नींद खराब करने पर तुले हो। 10 बार कहा है सोते हुए बच्चे को चूमा मत करो, उसकी नींद खराब हो जाती है। पर मेरी बातों को अनसुना करने की तो आपने कसम खा रखी है। काव्या मिहिर से ज़्यादा तो तुम शोर मचा रही हो। मुझे उसे चुप करवाना आता है। वो उसे गोद में लेकर घुमा घुमा कर चुप करवाने लगा। कुछ ही मिनटों में बच्चा चुप हो गया। उसने उसे पालने में लेटा दिया। हर छोटी बात को बड़ा बनाने से क्या हासिल होता है तुम्हें? वैसे आजकल बेबी एलिफेंट बेबी डॉल लग रही है। बात क्या है, जिम जाना शुरू कर दिया है क्या? नहीं, स्विमिंग के लिए जाती हूँ और ऑनलाइन योगा क्लास ज्वाइन की है। पहले पति ने मुझे इसलिए नहीं पूछा क्योंकि मैं मोटी थी। मैं नहीं चाहती दूसरी शादी में भी वही समस्या हो। मैं फिटनेस की अहमियत समझ गई हूँ। शादी के लिए लड़कों से मिलने जाना पड़ता है। अब इम्प्रेशन जमाने के लिए शक्ल सूरत का अच्छा दिखना ज़रूरी है ना। बस इसलिए मेहनत कर रही हूँ। ये सुनकर विहान अंदर से बुरी तरह से सड़ गया। जिस दिन तुम्हारी ज़िंदगी से चला जाऊँगा उस दिन तुम्हें मेरी अहमियत समझ आएगी। ये सुनकर वो मुस्कुराते हुए बोली, जिस दिन आप चले जाएंगे ना उस दिन मैं सेलिब्रेट करूँगी आपके जाने का। तो मुझे बेसब्री से इंतज़ार है। मेरे मरने पर तुम्हें खुशी होगी काव्या? ओह, आप मरने की बात कर रहे हैं, मुझे लगा आप तलाक की बात कर रहे हैं। वैसे मैं चाहती तो नहीं आप इतनी जल्दी भगवान को प्यार हो जाएं। फिर भी अगर आपका जल्दी मरने का इरादा है तो तलाक के पेपर्स पर साइन करके मरिएगा। तुम इतनी पत्थर दिल निकलोगी मैंने कभी सोचा नहीं था। जो सोचना है सोचिए, रात पड़ी है आपके पास सोचने के लिए। कृपया मुझे चैन से सोने दीजिए। वो पीठ पलटाकर सो गई और विहान की नींद उसकी दूसरी शादी की जिद ने उड़ा रखी थी। निकिता की हालत में सुधार आ रहा था। सिर पर बाल भी आने शुरू हो गए थे। कार्तिक सुबह और शाम उसको व्हीलचेयर पर वॉक के लिए ले जाता था। यही नहीं, उसके निजी काम भी वो बिना किसी झिझक के खुद करता था। वो रिश्तों का मतलब समझने लगा था। इस वजह से उनका आपसी रिश्ता एक अलग ही स्तर पर चला गया था। उनकी इमोशनल बॉन्डिंग मजबूत होती जा रही थी। कुछ समय बाद उसके हाथ और पांव का प्लास्टर उतर गया। उसकी फिजियोथेरेपी शुरू हो चुकी थी। कार्तिक ऑफिस और निकिता को अच्छी तरह से संभाल रहा था। बच्चा ना होने की वजह से उनमें जो खालीपन था, चाह थी बच्चे की, वो अब खत्म सी हो गई थी। उसके लिए निकिता ही उसकी औलाद भी थी और पत्नी भी। इतने महीनों से उसकी देखभाल करते करते वो उसे अपना ही अंश लगने लगी थी। ऐसे ही एक दिन कार्तिक ने कहा, मैं काव्या और रिहान से माफ़ी मांगना चाहता हूँ। एक कॉमन फ्रेंड से पता चला है कि वो उसे तलाक देना चाहती है। लंबे समय से दोनों अलग रह रहे हैं, लेकिन एक अच्छी खबर ये है कि उन्हें एक बेबी हुआ है, लड़का है। फ्रेंड बता रहा था कि वो दिखने में विहान जैसा है। वो पेचअप करना चाहता है, लेकिन काव्या तलाक के पीछे पड़ी है। ये सुनकर निकिता सोच में पड़ गई। काव्या को वीडियो कॉल लगाओ और उसे समझाओ कि ये बचपना छोड़ दे। अपना नहीं तो कम से कम बच्चे के बारे में तो सोचे। विहान ना माफ़ी मांगने वालों में से है और ना ही किसी को मनाने वालों में से। अगर वो उसे मनाने के लिए इतनी कोशिश कर रहा है तो इसका मतलब उसे सच में उससे प्यार है। भगवान जिसको सब खुशियां देता है उसे उसकी कदर नहीं होती। कार्तिक ने उसे फ़ोन लगा दिया। काव्या फ़ोन की स्क्रीन पर कार्तिक का नंबर देखकर हैरान हो गई। मन ही मन बोली, ये क्यों अब फ़ोन कर रहा है? घर तो बर्बाद कर चुका है। अब क्या चाहिए इसे? नॉर्मल फ़ोन की बजाय वीडियो कॉल क्यों कर रहा है बार बार? देख ही लेती हूँ क्या बात करनी है इसे। उसने जैसे ही फ़ोन उठाया, सामने निकिता थी व्हील चेयर पर। लंबे बालों की बजाय सिर पर बॉयकट बाल नजर आ रहे थे। चेहरे पर चोट के हल्के निशान से पड़े हुए थे। उसने हैरानी जाहिर करते हुए पूछा, तुम्हें क्या हो गया निकिता? तुम व्हील चेयर पर क्यों हो? 6 महीने पहले मेरा बहुत खतरनाक एक्सीडेंट हो गया था। मरते मरते बची हूँ। ब्रेन सर्जरी की वजह से बाल काटने पड़े। कुछ ही दिन हुए हैं हाथ पैरों से प्लास्टर उतरे हुए।
फिजियोथेरेपी शुरू की है, अभी चलने फिरने में थोड़ा समय लगेगा। मैं और कार्तिक सारे मतभेद भुलाकर फिर से एक हो गए हैं। जब से एक्सीडेंट हुआ है तब से वो मेरे साथ है। वो तुमसे कुछ कहना चाहता है। कार्तिक को काव्या का सामना करने में बड़ी शर्मिंदगी महसूस हो रही थी, लेकिन इस समय बात करना ज़रूरी था। काव्या, मैं उस दिन के लिए तुमसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ। सारी गलती मेरी है। मैं ये बात स्वीकार नहीं कर पाया कि दोनों का एक अतीत था और इस वजह से निकिता पर शक करने लगा। कुछ परिस्थिति ही ऐसी थी जिसमें निकिता और विहान के लिए हमें सच बताना मुश्किल था। इन्होंने ये सोचकर सच छुपाया कि कहीं हम कुछ गलत ना सोच लें। वैसे हमने भी तो इन दोनों से यही सोचकर कई बातें छुपाई थी। निकिता और विहान के बीच कोई गलत रिश्ता नहीं था। मैंने ईर्ष्या के कारण कुछ का कुछ समझ लिया। गुस्से में इतना पागल हो गया था कि अपना घर बर्बाद करने के बाद तुम्हारा घर बर्बाद करने के लिए तुम्हारे पास चला आया। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। मेरी वजह से तुम्हारे और विहान के रिश्ते के बीच में दरार पड़ गई। तलाक का ख्याल अपने दिल से निकाल दो। काव्य ने कुछ जवाब नहीं दिया। निकिता ने कहा, अतीत सबका होता है, मेरा और विहान का भी था। हमारे ब्रेकअप के बाद हम दोनों ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। मेरा वर्तमान और भविष्य कार्तिकीय। जिस तरह से हम दोनों ने अपने रिश्ते को एक और मौका दिया है, तुमसे यही गुजारिश है कि तुम भी विहान को एक और मौका देकर देखो। सब ठीक हो जाएगा। बच्चे की तुम्हें बहुत बहुत बधाई। बेबी दिखाओगे अपना? हाँ ज़रूर। उसने फ़ोन उसकी तरफ घुमा दिया। वो सोया हुआ था। निकिता और कार्तिक के चेहरे बच्चे को देखकर खिल उठे। दोनों के मुंह से एक साथ निकला, ये तो बिल्कुल विहान की तरह है। ये सुनकर काव्या हल्का सा मुस्कुरा दी। उनके फ़ोन रखने के बाद वो कुछ देर तक अपने बेटे को देखती रही। वो मन ही मन बोली, मुझे भरोसा है तुम्हारी बात पर निकिता कि तुम्हारे मन में शुरू से कार्तिक था, लेकिन इस बात पर भी उतना ही यकीन है कि विहान के दिल में शुरू से मैं नहीं थी। हाँ, उसके बदले हुए व्यवहार को देखकर उस पर कभी कभी भरोसा करने का दिल करता है, लेकिन फिर लगता है कि ज़रूर ये हमेशा की तरह झूठ बोल रहा होगा। विहान काव्या के घर पर आराम फरमा रहा था और वो उसे देख देख कर कुढ़ रही थी। आप बेशर्मों की तरह यहाँ हर शनिवार इतवार क्यों आ जाते हैं? ये क्या सवाल हुआ डार्लिंग? जब मेरी बीवी बच्चा यहाँ है तो यहीं आऊँगा ना, कहीं और थोड़ी ना जाऊँगा। वैसे मेरा बेबी एलिफेंट आजकल काफ़ी हॉट होता जा रहा है। काश शैम्पेन पीने वाले दिन दोबारा वापस आ जाए। काव्य से उसकी ऐसी फालतू की बकवास बर्दाश्त नहीं होती थी। उसका दिल करता था उसे अच्छे से कूट दे, लेकिन मन मसोस कर रह जाती थी। विहान तो विहान ही था। वो उसे चिढ़ाने का कोई मौका नहीं छोड़ता था। काव्या, मैं तुम्हें प्यार से बेबी एलिफेंट कहकर बुलाता हूँ, इसे दिल पर मत लिया करो। वैसे भी अब तो तुम बेबी एलिफेंट से बेबी डॉल हो गई हो, तो बुरा मानने का तो कोई मतलब ही नहीं है। विहान आज कोवा खाकर निकले था क्या घर से, जो काँव काँव लगा रखी है? मैं बाहर जा रही हूँ, 1-2 घंटे में आ जाऊंगी। तब तक मिहिर को संभाल लीजिएगा। उसने चिढ़कर पूछा, कहाँ जा रही हो? अपने लिए दूसरा पति ढूंढने। जब भी बाहर तैयार होकर निकलूं तो समझ जाया कीजिए इसी काम से जा रही होगी। मैं अभी जिंदा हूँ और हमारा तलाक नहीं हुआ है। ये फालतू का ड्रामा बंद करो। चुपचाप मिहिर को संभालो। मुझे लगता है आपसे मुक्ति मुझे आपके मरने के बाद ही मिलेगी। भगवान करे आप। मुझे नहीं पता था तुम मुझसे इतनी तंग आ गई हो कि आजकल मेरे मरने की दुआएं मांग रही हो। अगर ऐसा ही है तो ठीक है, फिर मेरे मरने का इंतज़ार करो। चुपचाप जाकर अपनी जगह पर बैठ जाओ। आज तो मैं तुम्हें कहीं जाने नहीं दूंगा। वो दरवाज़ा रोककर खड़ा हो गया। वो उसे हटाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो टस से मस नहीं हो रहा था। वो गुस्से में बोली, पीछे हटिए विहान, मुझे जाने दीजिए। ये क्या पागलपंती है? तुम्हारे प्यार में तुम्हारा पति आशिक बन गया है। बकवास बंद करिए अपनी। जैसे ही उसने गुस्से में उसे मारने के लिए हाथ उठाया, उसने कसकर काव्या का हाथ पकड़ लिया। देख रहा हूँ मेरी गाय बीवी के अंदर रानी लक्ष्मीबाई की आत्मा बाहर आने के लिए मचल रही है। वो जितना अपने आप को छुड़ाने की कोशिश कर रही थी, उसकी पकड़ उतनी ही उस पर कसती जा रही थी। दोनों एक दूसरे के इतने करीब थे कि सांसों की आवाज़ साफ साफ कानों को सुनाई दे रही थी। इतने महीनों बाद विहान ने उसे इतने करीब से देखा था, उसे छुआ था। मन में भावनाएं जोर मारने लगी थी। वो भावनाओं में बहकर उसके होठों को चूमने लगा। पहले तो काव्या खुद को उससे अलग करने की पुरजोर कोशिश करती रही, लेकिन फिर वो भी जज्बातों के उस बहाव में बह गई। उस एक पल में विहान को एहसास हो गया कि उसकी बीवी अभी भी उसी की है, बस वो जानबूझकर उसे सजा दे रही है। ये एहसास होते ही उसने उसे एक झटके में छोड़ दिया और दरवाजे से हट गया। उसने मुस्कुराते हुए कहा, जहाँ जाना है जाओ, बस घर जल्दी आ जाना। तुम्हारा पति और बेटा घर में अकेले हैं, इस बात का ध्यान रखना। वैसे आज की किस को यादगार बनाने के लिए शुक्रिया। पुराने दिनों की यादें ताज़ा हो गई। काव्या ने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, ज़्यादा हवा में मत उड़िए। इस किस का कुछ और मतलब निकालने की ज़रूरत नहीं है।
इंग्लिश में इसे फिजिकल नीड कहते हैं। इसे प्यार समझने की भूल मत करिएगा। ये सुनकर वो हंसने लगा। अब तो तुम्हारे लौटने का और भी इंतजार रहेगा। आज रात तुम्हारी सारी नीड्स पूरी कर दूंगा। काव्या ने उसे गुस्से में देखा और घटिया आदमी कहकर बाहर निकल गई। रात 8 बजे तक वो वापस आ गई। खाना खाने के बाद वो थोड़ी देर तक मोबाइल देखती रही। दिमाग परेशान था विहान की वजह से। समझ नहीं आ रहा था कि वो कैसे बह गई उसके छूने से। उसे अपने आप पर गुस्सा आ रहा था। मन ही मन डर भी लग रहा था कि कहीं ये उस बात का फ़ायदा उठाकर रात को करीब आने की कोशिश ना करे। इतनी देर से बाथरूम में बंद था। बाहर आया तो समझ आया जनाब इतनी देर से नहा रहे थे। ये उसकी पुरानी आदत थी, रात को करीब आने से पहले नहाने की आदत। उसके हाइजीन कॉन्शियस पति को उसका गुस्से से सिर भरना रहा था और वो तौलिए से गीले बाल सुखाने में लगा हुआ था। विहान उसे फुल छेड़ने के मूड में था। उसे उसकी शक्ल देखकर उसके मिजाज का अंदाज़ा हो गया था। काव्या तुम भी नहा लेती। बाहर इतनी गर्मी में पसीने पसीने हो गई होगी। नहाकर सोने से मूड फ्रेश हो जाता है। पुराने दिन याद है या नहीं? काव्या का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। वो झट से उठकर बैठ गई। देखिए विहान, ज़्यादा होशियारी दिखाने की कोशिश मत करिए। आप जिस बात का मूड बनाने की कोशिश कर रहे हैं वो तो होने से रही। अगर आपने ज़बरदस्ती मेरे करीब आने की कोशिश की तो मैं पूरा घर सिर पर उठा लूँगी। सबको बता दूँगी कि आप कितने घटिया हैं। पुलिस स्टेशन चली जाऊँगी आपकी रिपोर्ट दर्ज करवाने। काव्या, भांग खाकर आई हो क्या बाहर से, जो इस तरह की गंदी बातें कर रही हो? तुम्हें तुम्हारी मर्जी के बिना मैंने तब भी नहीं छुआ जब हमारे बीच सब कुछ ठीक था। फिर अब तो दूर की बात है। पति हूँ तुम्हारा, कोई बलात्कारी नहीं हूँ। शाम को एक किस क्या कर ली? तुम तो आगे का सोचने बैठ गई। छी, कितनी घटिया सोच है तुम्हारी। तुमसे पसीने की बदबू आ रही थी इसलिए नहाने के लिए कह रहा था। अपना बदबू भरा शरीर लेकर मीर के पास मत जाना। इतनी मुश्किल से सुलाया है मैंने उसे। कहीं तुम्हारे बदन की कीटनाशक खुशबू से मेरे बच्चे की तबीयत ना खराब हो जाए। ज़्यादा स्मार्ट बनने की ज़रूरत नहीं है विहान। वो मेरा बेटा है। उसने 9 महीने मेरे पेट में गुजारे हैं। उसे आदत है मेरे बदन की महक की। जैसे ही वो मिहिर को प्यार करने के लिए झुकी, उसने ज़ोर से रोना शुरू कर दिया और उसके उठाने पर भी चुप नहीं हुआ। विहान ये देखकर हंसने लगा। उसने मिहिर को जैसे ही अपनी गोदी में लिया वो चुप हो गया। 9 महीने तुमने पेट में ज़रूर रखा है, लेकिन गया वो अपने बाप पर है। उसने दबी जुबान में कहा। इसी बात का तो दुख है। इसकी वजह से चाहकर भी आपको अपने दिमाग से नहीं निकाल पा रही हूँ। काव्या बेचारी बाथरूम में चली गई थी नहाने के लिए। उसने मिहिर को पैदा ज़रूर किया था, लेकिन हरकतों में वो विहान की तरह ही था। ज़रा सा गंदा गीला हो जाए तो रोना शुरू। अपने बाप की तरह ही हाइजीन कॉन्शियस था। विहान की मम्मी फिर उसके पीछे पड़ गई थी। मीर को 6 महीने होने को आए हैं। अब तक काव्या की अकल ठिकाने पर नहीं आई है। कब तक ऐसे घर घर खेलेगा? अगर वो तेरे साथ नहीं रहना चाहती तो उसे छोड़ क्यों नहीं देता? उसके चक्कर में बूढ़े होने का इरादा है क्या? मम्मी, अपने बेटे के होते हुए चिंता क्यों करती हो? बहुत जल्दी आपकी बहू और पोता घर पर होंगे। मेरा बेटा बिल्कुल मुझ पर गया है। मुझे पहचानने लगा है। मुझे देखते ही अपनी माँ की गोद छोड़कर मेरे पास आने के लिए भागता है। शनिवार इतवार को तो वो काव्या को पूछता भी नहीं है। उसकी बातों और चेहरे में अपने बेटे के लिए इतना प्यार देखकर वो भावुक हो गई। बीच बीच में वो भी उससे मिलने जाया करती थी। बाकी वीडियो कॉल पर तो रोज़ उसे देख ही लेती थी। एक बात अच्छी थी काव्या की, वो अभी भी उनसे अच्छा व्यवहार करती थी और बच्चे से मिलने के लिए भी नहीं रोकती थी। विहान, जैसे तुझे अपने बेटे से प्यार है वैसे ही मुझे तुझसे प्यार है। तेरी चिंता लगी रहती है। समझता हूँ मम्मी, पिता बनने के बाद आप लोगों का नज़रिया समझने लगा हूँ। जल्दी ही सब ठीक हो जाएगा। उसने काव्या को फ़ोन किया, जो उसने काफ़ी देर बाद उठाया। रूखी आवाज़ में बोली, फ़ोन किस खुशी में किया है? याद आ रही थी जान की। फालतू की बकवास बंद करो और मुद्दे पर आओ। तो ठीक है फिर सुनो, मेरा वैष्णो देवी जाने का मन कर रहा है। तुम और मिहिर भी चलो। ये सुनकर वो हंसने लग गई। क्या हो गया? पिता बनने के बाद तो आप बिल्कुल ही बदल गए हैं। शादी के 4 सालों में तो आपने कभी वैष्णो देवी का नाम नहीं लिया। फिर अचानक कैसे? कुछ नहीं, बस अपने परिवार के साथ दर्शन के लिए जाना चाहता हूँ। हम अब एक परिवार नहीं हैं। आप सिर्फ मेरे बच्चे के पिता हैं, पति नहीं। विहान तंग आ गया था उसकी ये बातें सुनकर। उसने गुस्से में कहा, तुम समझती क्या हो अपने आप को? साल होने को आ रहा है हमें अलग रहते हुए। अनगिनत बार माफ़ी मांग चुका हूँ, फिर भी तुम्हें अकल नहीं आ रही है। ऐसा क्या कर दिया है मैंने जो तुम अच्छा खासा परिवार तोड़ने पर तुली हुई हो? मिहिर की कसम खाकर कह रहा हूँ, शादी के बाद मैंने तुम्हारे सिवा किसी को नहीं छुआ। रही बात मन में उठी उथल पुथल की, निकिता को पुणे में देखकर वो तो स्वाभाविक थी क्योंकि वो मेरा पहला प्यार थी। इस बात के लिए मैं तुमसे कई बार माफ़ी मांग चुका हूँ। मन में बहुत से जज्बात आते हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं होता कि इंसान वो सब करना चाहता है। मैंने शुरू से तुम्हारी इज्जत की है, तुमसे प्यार किया है, वो अलग बात है। उस समय मुझे इस बात का एहसास नहीं था।
और फिर मिहिर के आने के बाद तो मेरी दुनिया ही बदल गई। काव्या, अब ये मत कहना कि तुम्हारे मन में कभी कार्तिक को लेकर ये ख्याल नहीं आया कि काश मेरी शादी विहान से ना होकर उससे हुई होती। मन में बहुत से जज्बात आते हैं, लेकिन हम उनके साथ बह नहीं जाते क्योंकि वो अस्थायी होते हैं। मेरा परिवार तुम और मिहिर हो। तुम्हें तलाक चाहिए ना, वो तो मैं जीते जी दूंगा नहीं। भगवान से प्रार्थना करो मेरे जल्दी मरने की, क्या पता तुम्हारी प्रार्थना भगवान सुन ले। मैं वैष्णो देवी से वापस ही ना आऊँ, रास्ते में ही मर जाऊँ। आपको जहाँ जाकर मरना है मरिए, ये बेकार की बातें करके मेरे मन में गिल्ट पैदा करने की कोशिश मत करिए। उसने गुस्से में फ़ोन रख दिया। विहान भी इस समय बहुत गुस्से में था। शुक्रवार के दिन ऑफिस से हाफ डे लेकर वो काव्या के घर चला गया, मीर के साथ समय बिताने के लिए। रात की उसकी ट्रेन थी वैष्णो देवी जाने के लिए। उसने काव्या से कोई बात नहीं की। उसकी सास ने जाते हुए भेंट दी माता रानी के चरणों में चढ़ाने के लिए। उसने जाते हुए सास ससुर के पांव छुए, मिहिर को प्यार किया और अपने साले के साथ स्टेशन के लिए निकल गया। जाते हुए उसने काव्य की तरफ देखा तक नहीं। ये बात उसे थोड़ी खटकी तो थी, क्योंकि वो उसे चिढ़ाने का कोई मौका नहीं छोड़ता था और आज वो उसे नज़रअंदाज कर रहा था। खैर, उसने इस बात को गंभीरता से नहीं लिया। निकिता ने चलना फिरना शुरू कर दिया था बिना किसी सहारे के। अब वो पूरी तरह ठीक हो चुकी थी। पुरानी कंपनी में बीमारी की वजह से जॉब छोड़नी पड़ी थी। वो नई जॉब तलाश कर रही थी। एक शाम कार्तिक ने उससे पूछा, अपने घर में शिफ्ट होने के बारे में क्या सोचा है? माफ़ करना, मैं उस घर में रहना नहीं चाहती। उस घर से मेरी बुरी यादें जुड़ी हुई हैं। इस एक्सीडेंट ने मुझे ज़िंदगी की अहमियत का एहसास दिला दिया है। मेरे लिए मेरी मानसिक शांति ज़रूरी है और उसे ख़राब करने का मौका अब मैं किसी को नहीं दूंगी। सहमत हूँ तुम्हारी बात से। मेरे साथ अमेरिका चलोगी क्या? नई ज़िंदगी की नई शुरुआत नए देश में। ये सुनकर वह खुशी से उछल पड़ी। हाँ ज़रूर, इससे बढ़िया तो कुछ हो ही नहीं सकता। पर तुम्हारी मम्मी का क्या होगा? मामा जी जिंदाबाद। वो उनके साथ खुश हैं। मामा जी के ओल्ड इज गोल्ड ग्रुप ने मिलकर दक्षिण भारत घूमने का प्लान बनाया है, जिसका सारा खर्चा हम बच्चे मिलकर देंगे। ग्रुप में 2 एल्ड कपल्स डॉक्टर हैं, तो कोई समस्या नहीं होगी। कल हम लोगों की मीटिंग है जिसमें सब बुजुर्गों के बच्चे आएंगे। तुम साथ चलोगी तो मुझे अच्छा लगेगा। इसी बहाने मम्मी और मामा जी से भी मुलाकात हो जाएगी। अमेरिका जाने के बाद फिर साल भर बाद ही आना होगा। कार्तिक मन ही मन डर रहा था कि कहीं निकिता मना न कर दे, लेकिन उसने मिलने के लिए हाँ कर दी। तुम्हारे मामा जी बहुत ही अच्छे स्वभाव के हैं कार्तिक। अच्छा प्लान बनाया है उनके ग्रुप ने घूमने का। इस उम्र में बेटे बहू की गृहस्थी में दिमाग लगाने से अच्छा है कि अपना समय घूमने फिरने में लगाएं। उम्मीद है तुम्हारी मम्मी के स्वभाव में भी कुछ फर्क आया होगा। ये सुनकर वो मुस्कुरा पड़ा। कितना फर्क आया है उनके स्वभाव में वो तो कल जाकर ही पता चलेगा। पर तुम चिंता मत करो, तुम्हारा पति बदल गया है, वो सब संभाल लेगा। ये सुनकर निकिता कार्तिक के सीने से लग गई। काव्या की मम्मी विहान का इंतजार करते हुए बड़बड़ा रही थी। विहान आया क्यों नहीं अभी तक? उसने कहा था वो वापसी में यहाँ प्रसाद देते हुए अपने घर जाएगा। इतनी टेंशन क्यों ले रही हो मम्मी? क्या पता सीधे अपने घर चले गए होंगे। ऐसा होता तो वो ट्रेन में बैठते हुए यहाँ आने की बात क्यों कहता? मम्मी, पता नहीं आपको विहान से इतना प्यार क्यों है। अपने लिए थोड़ा सा चालाक होने में कोई बुराई नहीं है। आपकी चालाकी बुरी तब है जब वो किसी का नुकसान करे। मैंने तो उसे कोई गलत काम करते हुए ना देखा और ना ही सुना। उसने हमें हमेशा इज्जत दी है, कभी भी घर में दामाद वाला रुआब नहीं दिखाया। बेटे की तरह घर के हर काम में मदद करता है। कार्तिक ने खुद सामने से फ़ोन पर माफ़ी मांगी है और निकिता ने भी तो तुझे समझाया था, लेकिन तेरी तो अकल पर पत्थर पड़ गए हैं। कुछ समझने के लिए तैयार ही नहीं। विहान को तो तूने उसकी एक्सीडेंट वाली बात बता दी थी। उसे चुप देखकर वो बोली, मुझे पता था तूने नहीं बताई होगी, इस डर से कि कहीं उसके एक्सीडेंट के बारे में सुनकर उसके दिल में फिर से उसके लिए सोए हुए जज्बात ना जाग जाएं, जिनकी वजह से तू अपना घर तोड़ने पर तुली हुई है। वो दोनों तो एक होकर बैठ गए हैं और तू यहाँ तलाक लेने पर अड़ी हुई है। अभी भी समय है, अपना रिश्ता बचा ले, कहीं ऐसा ना हो बाद में देर हो जाए। काव्या उनकी बात अनसुनी करके अपने कमरे में चली गई। निकिता और कार्तिक मामा जी के घर गए थे उनसे मिलने के लिए। मीटिंग वहीं थी, अभी तक लोग आए नहीं थे। मामा जी निकिता को एकदम ठीक हाल में देखकर खुश हो गए। उसने उनके पाँव छुए, तभी बाहर उसकी सास भी आ गई। उसने शिष्टाचारवश उनके भी पाँव छुए। वो उसे देखकर हल्का सा मुस्कुराई, उसकी तबीयत के बारे में थोड़ा पूछा, फिर कार्तिक से बातें करने लगी। वो उनका रवैया देखकर समझ गई थी कि वो अभी भी पहले जैसी ही हैं। खैर, उसे अब उनके व्यवहार से कोई मतलब भी नहीं था। उसे कार्तिक और उसकी खुशियों से मतलब था। उसने अपनी मम्मी को जब अमेरिका जाने की बात बताई तो वो दुखी हो गई और रोने लगी। यहाँ है तो कम से कम तुम मिलने तो आ जाता है, बाहर जाने के बाद तो तेरी शक्ल देखने को तरस जाऊंगी। तू मुझसे किस जन्म का बदला ले रहा है कार्तिक? उन्होंने तिरछी निगाहों से निकिता की तरफ देखा।
उन्हें मन ही मन लग रहा था कि इसके पीछे इसका हाथ है। मामा जी उन्हें समझाने लगे, कार्तिक ऑफिस की तरफ से जा रहा है, कोई जानबूझकर तो जा नहीं रहा है। अब तेरे चक्कर में अपनी नौकरी छोड़ देगा क्या? तुझे तो खुश होना चाहिए, तेरे बेटे को बाहर जाने का मौका मिल रहा है और तू आंसू बहा रही है। मेरे बेटा बहू भी तो बाहर गए हुए हैं, मैं तो दुखी नहीं हूँ। अपनी सेहत पर ध्यान दे और जितनी ज़िंदगी बची है उसे खुशी से बिता। तेरा काम पाल पोस कर बड़ा करने का था, वो तूने कर दिया है। अब उसे अपनी ज़िंदगी अपने हिसाब से जीने दे। परिंदों को देखा है कभी अपने बच्चों को खुद से बांधते हुए? उनके बड़े होते ही वो उन्हें खुले आसमान में छोड़ देते हैं उड़ने के लिए। वो उन्हें जन्म देने के बदले में उनसे उनका भविष्य नहीं मांग लेते, उनसे उनका आसमान नहीं छीन लेते। वो बेटे होने का फ़र्ज़ निभा रहा है ना, तो क्यों परेशान होती है? अपना ध्यान अपनी ज़िंदगी पर केंद्रित कर, उसकी नहीं। कल को तुझे कुछ हो गया ऊपर नीचे तो कार्तिक और निकिता संभालने आ जाएंगे। मुझे इन दोनों पर पूरा भरोसा है। निकिता ने उनकी हाँ में हाँ मिलाते हुए कहा। मामा जी सही कह रहे हैं मम्मी, हम अपनी जिम्मेदारी से कभी पीछे नहीं हटेंगे। हम सेटल होते ही आपको वहाँ बुला लेंगे। ये सुनकर उनके मन को तसल्ली मिली। थोड़ी ही देर में सभी लोग आ गए थे मीटिंग के लिए, तो ज़्यादा बात करने का मौका नहीं मिला। सभी बच्चों ने यह फैसला किया था कि पेरेंट्स को ट्रेन की बजाय फ़्लाइट से भेजने का इंतज़ाम किया जाएगा, ताकि उन्हें कोई तकलीफ़ ना हो। और होटल बुकिंग्स भी वही लोग ट्रैवल एजेंट से पहले ही बुक करवा कर रख देंगे। उन्हें किसी बात की कोई समस्या नहीं होगी। उनका काम बस बेफिक्र होकर घूमना है, बाकी के इंतज़ाम वो लोग कर लेंगे। आज सभी बुजुर्ग भावुक हो रहे थे ये देखकर कि बच्चे उनके बारे में कितना सोचते हैं और उन्हें लगता है कि उन्हें उनसे कोई मतलब ही नहीं। मीटिंग ख़त्म करने के बाद कार्तिक और निकिता भी घर जाने के लिए निकल रहे थे। उसकी सास ने उसके सिर पर हाथ रखते हुए कहा, अपना और कार्तिक का ख्याल रखना, मुझे फ़ोन करते रहना। इस तरह से वो कभी झूठे मुंह भी बात नहीं करती थी, लेकिन आज उनके इस तरह बात करने से वो भी थोड़ी भावुक हो गई थी। कार्तिक खुश था मन ही मन। चलो, माँ ने निकिता को ख्याल रखने के लिए तो कहा। उसके लिए उनमें आया ये छोटा सा बदलाव ही बहुत था, दिल को तसल्ली देने के लिए कि हो सकता है एक दिन वो निकिता को पूरी तरह से दिल से अपना लें। काव्या मीर के साथ खेल रही थी, उसकी मम्मी टीवी देख रही थी। तभी उनका फ़ोन बजा। विहान की मम्मी का फ़ोन था। उन्होंने जैसे ही फ़ोन उठाया, उसकी मम्मी ने रोते हुए कहा, विहान जिस ट्रेन से आ रहा था उसका एक्सीडेंट हो गया है, उसका कुछ पता नहीं है। उसके पापा और सीमा का पति अभी स्टेशन से ही आ रहे हैं। बहुत ही बुरा एक्सीडेंट हुआ है बहन जी, पता नहीं मेरा विहान कहाँ होगा। काव्या को सुना दीजिएगा खबर, उसके कलेजे को ठंडक पड़ जाएगी। यह कहकर उन्होंने गुस्से में फ़ोन काट दिया। ये खबर सुनकर तो उनका भी दिल बैठ गया। आंखों से आंसू बहने लगे। उन्हें रोता हुआ देख काव्या ने घबराते हुए पूछा, बात क्या है, ऐसे रो क्यों रही हो आप? किसका फ़ोन था? तेरी सास का फ़ोन था। विहान की ट्रेन का एक्सीडेंट हो गया है, उसकी कोई खबर नहीं है। इतना रोने की ज़रूरत नहीं है। पहले मुझे इंटरनेट पर देखने दो कि एक्सीडेंट हुआ भी है कि नहीं। क्या पता ये विहान का प्लान हो मुझे तंग करने का। ये सुनकर तो उन्होंने गुस्से में अपना सिर ही पीट लिया। तू इतनी पत्थर दिल कैसे हो गई काव्या? पति है वो तेरा, मिहिर का बाप। थोड़ी देर शांत बैठो मम्मी। वो इंटरनेट पर ट्रेन एक्सीडेंट की खबर देखने लगी। खबर सच थी, बहुत बुरा एक्सीडेंट हुआ था। काफ़ी लोग जख्मी थे और कुछ लापता। खबर पढ़कर उसके भी होश उड़ गए थे। फिर भी वो खुद को संभालते हुए बोली, विहान को कुछ नहीं हुआ होगा, वो ठीक होंगे। क्या पता घर में आराम कर रहे हों, एक्सीडेंट से बचकर घर आ गए होंगे। जानबूझकर अपनी मम्मी से झूठा फ़ोन करवाया होगा मुझे परेशान करने के लिए। उन्हें लगता है उनके लापता होने की खबर सुनकर मैं घर वापस आ जाऊंगी, पर ऐसा नहीं होगा। उसकी बातें सुनकर तो उनका दिमाग घूमने लगा था। वो गुस्से में बोली, उसकी माँ फ़ोन पर रो रही थी। कोई माँ इस तरह का झूठ कभी नहीं बोलेगी। तू भी तो माँ है, तू बोल सकती है कैसा झूठ? वो जवाब दिए बिना कमरे में चले गई और अपना ध्यान भटकाने के लिए फ़ोन देखने लगी। उसकी मम्मी ने गुस्से में उसके हाथ से फ़ोन छीनकर साइड में रख दिया। पति घर नहीं आया है और तुझे कोई चिंता ही नहीं है, कल को उसे कुछ हो गया तो क्या करेगी? पता तो है आपको इस सवाल का जवाब, फिर क्यों पूछ रही हैं? अपने घर में बैठे होंगे या फिर दिल्ली में किसी होटल में आराम फरमा रहे होंगे। वो विहान है झूठ बोलने में माहिर। जानबूझकर मुझे परेशान करने के लिए नाटक कर रहे हैं, बस और कुछ नहीं। पर मैं परेशान होने से नहीं, भगवान करे वो ठीक हो, लेकिन अगर उसे सच में कुछ हो गया तो तब भी तू यही प्रतिक्रिया देगी जो तूने अभी दी है। ये सुनकर कुछ सेकंड्स के लिए वो चुप हो गई, फिर सोचकर बोली, उन्हें कुछ नहीं हुआ होगा मम्मी, एक्टिंग करने में वो एक नंबर है। तो अपने गुस्से और जिद में इतनी पागल हो गई है कि तू सब कुछ देखते हुए भी कुछ समझ नहीं पा रही है। ट्रेन एक्सीडेंट सच में हुआ है और वो लापता है। ये लापता हुआ आदमी तेरा पति है और तेरे बच्चे का बाप। इसे जैसे ही पता चला था तू प्रेग्नेंट है, न्यूयॉर्क से वापस आ गया था तेरी गालियां सुनने के बावजूद।
इसने प्रेगनेंसी में और उसके बाद भी तेरा ख्याल रखा। डिलीवरी के बाद जब डॉक्टर ने कहा था माँ और बच्चे में से एक की जान बचाई जा सकती है, तो उसने तेरी जान बचाने के लिए कहा था। ये बात तो मुझे विहान ने कभी बताई नहीं, उसने हैरानी जाहिर करते हुए कहा। किस खुशी में बताता, तुझे तो उसकी हर बात झूठ लगती है। तो ऐसे कैसी हो गई? मेरी काव्या तो इतनी संगदिल नहीं थी, मीर को अपनी जान से भी ज़्यादा चाहता है। मैंने तो आज तक किसी पति को अपनी बीवी के लिए इतना सब करते हुए नहीं देखा, वो भी खासकर उस बीवी के लिए जो उससे तलाक लेने पर अड़ी हुई है। अब तुझे और क्या सबूत चाहिए प्यार का? वो गुस्से में बड़बड़ाते हुए बाहर चली गई और काव्या चुपचाप बैठे हुए एक ही जगह पर देख रही थी, मानो सदमे में हो। काव्या के पापा और भाई विहान के पापा और जीजू के साथ कुरुक्षेत्र गए थे उसकी खोज खबर लेने के लिए। ट्रेन का एक्सीडेंट कुरुक्षेत्र में हुआ था। जब से विहान के लापता होने की खबर मिली थी तब से मिहिर भी कुछ ज्यादा रो रहा था। तबीयत तो उसकी ठीक थी, फिर भी बिना बात के रो रहा था। उसकी मम्मी बार बार कह रही थी वो अपने पापा को याद करके रो रहा है, और वो तर्क दे रही थी कि वो इतना बड़ा नहीं हुआ है जो उनकी याद में रोएगा। इतने छोटे बच्चे को क्या समझ इन सब चीज़ों की। दोनों के अपने अपने तर्क चालू थे, चाहे वो दिखा नहीं रही थी, लेकिन दिल की धड़कनें तो उसकी भी बढ़ी हुई थी। एक अजीब सी बेचैनी महसूस हो रही थी, दिमाग में विहान की बातें घूम रही थी। ऐसा नहीं था कि उसे एहसास नहीं था कि वो बदल गया है, बस वो देखना चाहती थी कि ये बदलाव वक्ती है या फिर स्थायी। दूसरी शादी की बातें सब बकवास थी उसको चिढ़ाने के लिए। तलाक लेने का फैसला तो मिहिर के जन्म के बाद ही बदल दिया था। जिस तरह से उसने उसे और बच्चे को संभाला था, उस बात ने उसके दिल को छू लिया था। वो पूरी तरह उस पर भरोसा करना चाहती थी, लेकिन कर नहीं पा रही थी। दिल में एक डर सा लगा रहता था कि कहीं विहान का प्यार वक्त के साथ बदल न जाए, कहीं वो पहले की तरह नाटक तो नहीं कर रहा। उसका ऐसा सोचना भी लाजमी था, क्योंकि उसने कई बार उसे मीठी मीठी बातें करके बेवकूफ़ बनाया था, उसे इमोशनली मैनिपुलेट और टॉर्चर किया था। क्या हुआ अगर उसने विहान को थोड़ी तकलीफ दे भी दी? उसने भी तो उसे कम नहीं सताया था। पर अगर उसे कुछ हो गया तो? यह सोच सोच कर दिल घबरा रहा था। मीर पालने में सो रहा था, सोता भी विहान की तरह था, सिर पर हाथ रखकर। बिल्कुल उसका डुप्लीकेट था। उसके चेहरे में उसे विहान दिख रहा था। ना जाने क्यों उसे देखकर आज उसके आंसुओं का बांध टूट पड़ा और वो फफक फफक कर रोने लगी। आज पहली बार एहसास हुआ इस लड़ाई झगड़े के चक्कर में उसने अपनी जिंदगी का कितना कीमती समय बर्बाद कर दिया। प्रेगनेंसी के वो पल जो उसे हंसी खुशी विहान के साथ गुजारने चाहिए थे, वो उसने लड़कर गुजार दिए। मिहिर के जन्म के बाद भी उससे लड़ती झगड़ती रही। इंसान अपनी ईगो और जिद में अपना ही जीवन बर्बाद कर देता है। वो इसका जीता जागता उदाहरण थी। उसे रोते हुए देख उसकी मम्मी ने कहा, अब रोकर क्या फ़ायदा? भगवान से प्रार्थना कर कि वो सही सलामत हो। जैसे जैसे समय बढ़ता जा रहा था, काव्या के मन की बेचैनी भी बढ़ती जा रही थी। दिल बस विहान के बारे में ही सोच रहा था। न खाना खाने का दिल कर रहा था और ना ही पानी पीने का। भूख प्यास सब मर गई थी। उसने अपनी सास को उसके बारे में जानने के लिए फ़ोन किया, तो उन्होंने भी उसे बातें सुनाना शुरू कर दिया। अब क्यों फ़ोन कर रही है काव्या? जब साथ था तो तुझे तलाक की पड़ी थी। तेरे लिए तो ये खुशखबरी की बात है। अब आराम से कर दूसरी शादी। तेरी शादी में रोड़ा अटकाने वाला पता नहीं जिंदा भी है कि नहीं। मेरे बेटे ने तेरी कितनी मिन्नतें की। तेरे चक्कर में अपना घर छोड़कर ससुराल में पड़ा रहा। ना तुझे प्रेगनेंसी से पहले अकेला छोड़ा और ना ही बाद में, फिर भी तेरा दिल नहीं पिघला। मुझे तुझसे कोई बात नहीं करनी। विहान ने किसी का बुरा नहीं किया तो भगवान भी उसका बुरा नहीं करेंगे। मुझे पूरा भरोसा है उसे कुछ नहीं होगा। पर एक बात याद रख ले, अब वो कभी फिर से तेरे घर नहीं आएगा। तुझे तलाक चाहिए था ना, तो ठीक है, तुझे तलाक मिल जाएगा। मैंने बहुत सुन ली विहान की, पर अब नहीं सुनूंगी। उसे तलाक के लिए मना ही लूंगी। तू जा, इस खबर को सेलिब्रेट कर। आखिरकार तुझे मेरे बेटे से मुक्ति मिल ही गई। उन्होंने गुस्से में फ़ोन रख दिया। काव्या सिर्फ रोई जा रही थी। उसके पास बोलने के लिए कुछ नहीं था। उसे खुद समझ नहीं आ रहा था कि वो इतनी पत्थर दिल कैसे हो गई। वो मन ही मन सोच रही थी अगर विहान को कुछ हो गया तो उसका और उसके बच्चे का क्या होगा। दूसरी शादी का नाम तो वो उसे जलाने के लिए लेती थी। वो दूसरी शादी के लिए लड़कों से मिल रही है, ये भी उसने झूठ कहा था। हे भगवान, गुस्से में मैंने अपने पति के लिए मरने की बात कैसे कह दी। मरने की बद्दुआ तो कभी किसी दुश्मन को भी नहीं देनी चाहिए, और मैंने अपने ही पति को दे दी। मुझे माफ़ कर दीजिए भगवान, मैंने वो सब गुस्से में कहा था। प्लीज़ मेरे विहान को बचा लीजिए। अगर उसे कुछ हो गया तो मैं खुद को कभी माफ़ नहीं कर पाऊंगी। वो मन ही मन भगवान की मिन्नतें कर रही थी कि वो उसे बचा ले। जिन माता रानी के दर्शन करने के लिए उसने मना कर दिया था, आज उन्हीं से मन्नत मांग रही थी कि विहान के सुरक्षित घर वापस आने पर वो से परिवार वैष्णो देवी जाएगी दर्शन के लिए।
इंसानी फितरत ऐसी ही है, जब कोई चीज़ पास में होती है तो उसकी बेकदरी करता है और दूर चली जाती है तो उसे फिर हाय हाय करने लगता है। रात 12 बजे उसके पापा और भाई घर लौटे। उसकी मम्मी ने घबराते हुए पूछा, विहान की कोई खबर? विहान ठीक है, ज़्यादा चोट नहीं आई। उसके पापा और जीजू उसे घर ले गए हैं, एक्सीडेंट की वजह से थोड़ा घबराया हुआ है। ये सुनकर उन्होंने राहत की सांस ली। शुक्र है भगवान का कि वो सही सलामत लौट आया। उनके चेहरे पर खुशी थी, पर काव्या खुश होने के साथ साथ थोड़ी परेशान भी थी। आप लोग उन्हें यहाँ क्यों नहीं लाए? उन्होंने मेरे और मिहिर के बारे में नहीं पूछा। उसके भाई नमन ने उसकी तरफ अजीब सी नज़रों से देखा और कमरे में चला गया। काव्या, हमने उसे कहा था यहाँ आने के लिए, लेकिन उसके पापा ने कहा वो अपने घर जाकर आराम करेगा। बाकी उसने तुम्हारे बारे में कुछ नहीं पूछा। हाँ, मिहिर के बारे में ज़रूर पूछा था। मैं थक गया हूँ, अपने कमरे में जाकर आराम करना चाहता हूँ। उसके मम्मी पापा कमरे में सोने चले गए, पर उसकी नींद उड़ गई थी। मन में बुरे बुरे ख्याल आ रहे थे कि कहीं विहान ने उसे छोड़ दिया तो उसका क्या होगा। कहीं उसके माता पिता ज़बरदस्ती उस पर दबाव बनाकर तलाक लेने के लिए मना न लें। उसे सुबह का इंतज़ार था। इतने महीनों में वो उससे पहली बार बात करना चाहती थी, उसे देखना चाहती थी। वो भूल गई थी कि समय एक सा नहीं रहता है, और ना ही लोग। काव्या ने अगले दिन कई बार फ़ोन मिलाया विहान को, लेकिन उसने उठाया नहीं। उसे मन ही मन गुस्सा आ रहा था विहान पर। शाम को जाकर उसने कहीं उसके फ़ोन का जवाब दिया। हाँ बोलो, इतने फ़ोन सुबह से किस खुशी में कर रही थी? कुछ नहीं, बस हालचाल पूछने के लिए कर रही थी। ये सुनकर वो हंसने लगा। अचानक से तुम्हें मेरी इतनी फिक्र करते देखकर तो मेरा सिर ही चकराने लगा। भगवान ने तुम्हारी सुनी नहीं, मैं मरते मरते बच गया। खैर तुम चिंता मत करो, तलाक के पेपर्स बनवा कर रखो, मैं साइन कर दूंगा। ये सुनकर तो उसके पैरों तले ज़मीन ही खिसक गई। क्या हो गया? तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही हो? खुशी के मारे सदमा लग गया क्या? वो हिम्मत करके बोली। पहले तो आप तलाक देने के लिए मना कर रहे थे, अचानक से फैसला कैसे बदल दिया? वैष्णो देवी जाकर अकल आ गई। अगर कोई इंसान आपके मरने की दुआ मांगे तो इसका मतलब वो आपसे कितना परेशान है। मैंने तुम्हें बहुत परेशान किया काव्या, उसके लिए मुझे माफ़ कर देना। मैंने हर संभव कोशिश की हमारी शादी बचाने की, बस अब हार मान चुका हूँ। अगर कभी तुम्हें लगे कि मिहिर तुम्हारी दूसरी शादी में प्रॉब्लम बन सकता है तो उसे मुझे दे देना, मैं अपने बेटे को पाल लूँगा। विहान, ज़्यादा होशियार मत बनिए और अभी ये नाटक बंद करिए। मैं जानती हूँ ये सब नाटक आप मुझसे माफ़ी मंगवाने के लिए कर रहे हैं, पर मैं माफ़ी मांगने वाली नहीं हूँ। आपको अपने बीवी बच्चे की ज़रूरत हो तो आकर ले जाइएगा। ये सुनकर विहान के होंठों पर मुस्कुराहट आ गई। मुझे बीवी की नहीं, बच्चे की ज़रूरत है। मैंने सुना है मेरा बेटा मेरे बिना बहुत रो रहा था। तलाक के पेपर साइन करके मैं भी दूसरी बीवी की तलाश में जुट जाऊंगा, जैसे तुम दूसरे पति की तलाश में जुटी हुई हो। इस बार किसी हॉट पतली दुबली लड़की से शादी करूंगा। उसकी बकवास सुनकर काव्या के सिर में दर्द होने लगा था। उसने गुस्से में कहा, जो करना है करिए, मैंने जो कहना था कह दिया है, आगे आपकी मर्जी। ये कहकर उसने फ़ोन काट दिया। उसे लगा था विहान उसे मनाने के लिए फ़ोन करेगा, लेकिन उसने कोई फ़ोन नहीं किया। वो शनिवार का इंतज़ार कर रही थी, ये सोचकर कि वो मिहिर से मिलने आएगा, लेकिन वो नहीं आया और ना ही उसने वीडियो कॉल की उसे देखने के लिए। अब तो उसको सच में टेंशन होने लगी थी। 2 हफ्ते ऐसे ही बीत गए, ना वो मिलने आया और ना ही उसने उसे फ़ोन किया। दिल कहने लगा कहीं इसने सच में लड़कियां देखना तो शुरू नहीं कर दिया। ये सोचकर ही उसका बीपी लो होने लगा था। उसने अपनी मम्मी से पूछा, विहान आजकल मिहिर से मिलने नहीं आ रहे हैं और ना ही फ़ोन कर रहे हैं, सब ठीक तो है? ठीक ही होगा, इसका मतलब तो यही है कि वो अब अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहता है। वैसे भी कब तक तेरा इंतज़ार करता रहेगा? अभी उम्र ही क्या है उसकी, देखने में सुंदर है, अच्छी खासी नौकरी है, उसके लिए लड़कियों की कमी थोड़ी ही ना है। दूसरी शादी के बाद उसका एक अलग परिवार बनेगा। अब जिसके साथ रहेगा उसी के बच्चे को देखेगा ना, मिहिर को थोड़े ही ना देखेगा। तू भी अपने लिए लड़का देखना शुरू कर दे, मिहिर को हम पाल लेंगे। बच्चे वाली औरत से कोई शादी नहीं करता। औरत तो दूसरे के बच्चे को पाल भी ले, लेकिन आदमी नहीं पालता। ये बातें सुनने में बुरी लग रही होंगी, लेकिन सच यही है। काव्या का दिमाग गर्म हो रहा था अपनी मम्मी की खतरनाक बातें सुनकर। उसने गुस्से में विहान को फ़ोन मिलाया, जो उसने उठाया नहीं, लेकिन वो भी तब तक मिलाती रही जब तक उसने उठाया नहीं। आज उसका दिमाग ठिकाने पर नहीं था। विहान ने गुस्से में कहा, पागलों की तरह फ़ोन क्यों मिला रही हो बार बार? उसने उसकी बात का जवाब ना देते हुए सवाल पूछा, आप इस समय कहाँ हैं? बाहर जा रहा हूँ, बोलो क्या काम था? भूल गए हैं कि मीरा आपका बेटा है? पहले तो उसे अपनी आदत लगवा दी और अब उससे मिलने की फुर्सत नहीं है। वो आपको याद करके रो रहा है। तुम किस लिए हो वहाँ? दूध पिलाकर सुला दो, जब समय होगा तो मिलने आ जाऊँगा। आजकल मैं बिज़ी चल रहा हूँ, शनिवार को भी लोग बिज़ी होते हैं, ये तो पहली बार सुन रही हूँ।
शनिवार इतवार लड़कियों से मिलने जाता हूँ। दूसरी शादी आसान है क्या? जो गलती पहली शादी में हुई मैं नहीं चाहता वही दूसरी शादी में भी करूँ। इस समय बहुत सोच समझ कर दूसरी शादी करूँगा। कहाँ मिलने जा रहे हैं? तुम्हें इससे मतलब? अभी तक हमारा तलाक नहीं हुआ है, इसलिए मुझे जानने का पूरा हक है। तुम्हारी फालतू की बकवास के लिए मेरे पास वक्त नहीं है। विहान ने यह कहकर फ़ोन काट दिया और इस बात ने उसका पारा और भी चढ़ा दिया। उसने गुस्से में अपना सूटकेस निकाला और कपड़े पैक करने लगी। सामान पैक करने के बाद खुद तैयार हो गई और फिर मिहिर को तैयार करने लगी। इतने में उसने रोना शुरू कर दिया। उसके रोने की आवाज़ सुनकर उसकी नानी दौड़ी दौड़ी कमरे में आई। काव्या को सूटकेस के साथ तैयार देखकर वो हैरान हो गई। ये सब क्या है काव्या? उन्होंने मिहिर को अपनी गोद में लेते हुए कहा। अपने घर जा रही हूँ मम्मी, बहुत रह लिया यहाँ। विहान के इरादे कुछ ठीक नहीं लग रहे। पर तू तो यही चाहती थी ना उससे पीछा छुड़ाना। अब उसने पीछा छोड़ दिया है तो तू उसके पीछे पड़ रही है। मम्मी, इस समय मेरा दिमाग बहुत ख़राब हो रखा है। मैं बेकार की बहस में पढ़ना नहीं चाहती। मुझे कैब करने दो। कैब करने की ज़रूरत नहीं है। मैं तुझे ऐसे अकेले नहीं जाने दूंगी। उसके मम्मी पापा और भाई तीनों गए काव्या को उसके ससुराल छोड़ने के लिए। कुछ देर बाद जब अपने ससुराल पहुंची तो घर को बाहर से फूलों से सजा हुआ देखकर वो हैरान हो गई। उसके भाई ने कहा, काव्या, कहीं ये सजावट जीजा जी की सगाई की खुशी में तो नहीं है? वो उसे गुस्से में देखने लगी। उसके डोरबेल बजाते ही उसकी सास ने दरवाज़ा खोला। उनके हाथ में पूजा की थाली थी। पापा, दीदी, जीजू और विहान सभी ऐसे तैयार होकर खड़े थे जैसे फंक्शन में खड़े हों। उसकी सास ने उसकी ओर मिहिर की आरती उतारी। सीमा दीदी ने बाबू के सिर पर तेल लगाया। बाकायदा दोनों का गृह प्रवेश हुआ। सबको मान सम्मान के साथ अंदर बैठाया गया। मिहिर विहान की गोद में जा चुका था। सीमा का बेटा उसके साथ खेल रहा था। काव्या सब कुछ देखकर इतनी हैरान थी कि कुछ बोल ही नहीं पा रही थी। सीमा ने विहान की गोद से मिहिर को लेते हुए कहा, मेरे ख्याल से काव्या और विहान को कुछ देर अकेले बात करने का मौका देना चाहिए। विहान और काव्या कमरे के बाहर खड़े थे। उसने उसे दरवाज़ा खोलने के लिए कहा। जैसे ही उसने दरवाज़ा खोला उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। पूरा कमरा फूलों और गुब्बारों से सजा हुआ था। सामने की दीवार पर लिखा था, वेलकम होम माई लाइफलाइन काव्या एंड मिहिर। और बेड के सामने वाली दीवार पर उसकी प्रेगनेंसी से लेकर मिहिर के जन्म तक की तस्वीरों का कोलाज लगा हुआ था। उसे रोते हुए देख विहान ने उसे अपनी बाहों में भर लिया। आई लव यू काव्या, मेरी सभी गलतियों के लिए मैं फिर से तुमसे माफ़ी मांगता हूँ। प्लीज़ अपने इस चालाक पति को एक और मौका दे दो। ये सुनकर वो मुस्कुराने लगी। ये तो मैं समझ गई हूँ कि आपके इस मास्टर प्लान में हम दोनों के परिवार वाले शामिल थे, लेकिन ये बताइए कि ये प्लान बना कब? और एक्सीडेंट वाली बात झूठ थी कि सच? एक्सीडेंट वाली बात सच थी। किस्मत अच्छी थी कि मैं बच गया। बाकी जब पापा और नमन कुरुक्षेत्र आए थे मुझे लेने के लिए, तभी रास्ते में उन्होंने तुम्हारे रोने के बारे में बताया था और ये भी बताया था कि तुमने खाना पीना छोड़ रखा है। बस फिर मैं समझ गया कि मेरी बीवी अभी तक मेरी ही है। अगर इसे घर चलने के लिए कहूँगा तो ये फिर से तलाक का गाना शुरू कर देगी। सीधी उंगली से बहुत काम चला लिया, अब उंगली टेढ़ी करनी ही पड़ेगी। बस फिर हम सभी ने मिलकर प्लान बना लिया तुम्हें घर पर लाने का। तुमने इस चक्कर में मिहिर को इतने दिन नज़रअंदाज क्यों किया? पागल हो क्या? मैं तो अपने बेटे से रोज़ वीडियो कॉल पर बात करता था। अब तो वो आवाज़ें निकालने लगा है। तुम्हारी मम्मी के फ़ोन पर वीडियो कॉल किया करता था जब तुम इधर उधर होती थी। ये सुनकर वो और भी भावुक हो गई। लेकिन अभी एक टेस्ट बाकी था। उसने निकिता के एक्सीडेंट वाली बात छेड़ दी। उसकी फ़ोन कॉल के बारे में सब कुछ बता दिया। वो विहान की प्रतिक्रिया देखना चाहती थी। तुम चाहो तो उससे फ़ोन पर उसके हाल चाल पूछ सकते हो। मैं बुरा नहीं मानूंगी, विहान ने बड़ी सहजता से कहा। मुझे दुख है इस बात का कि उसके साथ ये हुआ और खुशी इस बात की है कि वो और कार्तिक फिर से एक हो गए। फ़ोन करके हाल चाल पूछने की ज़रूरत नहीं है। मैं अपनी बीवी के साथ खुश हूँ और वो अपने पति के साथ। ये सुनकर उसके मन को खुशी हुई थी। कुछ दिनों बाद दोनों के परिवार मिलकर वैष्णो देवी गए थे दर्शन के लिए। 3 साल बाद मिहिर प्ले स्कूल जाने लगा था। काव्या और विहान के घर बेटी का जन्म हुआ जिसका नाम पीहू रखा गया। मिहिर विहान का डुप्लीकेट था तो पीहू काव्या की। भगवान की कृपा से उनका परिवार पूरा हो गया था। काव्या अपने खुशहाल परिवार का श्रेय विहान को देती थी। अगर वो उसकी जिद के आगे हार मान जाता तो उसका परिवार कब का टूट चुका होता। निकिता और कार्तिक अमेरिका में सेटल हो चुके थे। उन्होंने एक बेटी को गोद ले लिया था। सासू माँ उनके साथ ही रहती थी। मामा जी की संगत में रहकर उनके स्वभाव में अब काफ़ी बदलाव आ चुका था। विहान और कार्तिक ने अपने शादीशुदा रिश्ते को आखिर में ही सही बेनाम होने से बचा लिया था। ये कहानी यहीं समाप्त होती है। अगर इस कहानी में आपके दिल को छुआ हो तो इस कहानी में मेरा पसंदीदा किरदार विहान का था। वो बिल्कुल भी परफेक्ट नहीं था, चालाक ज़रूर था पर दिल का बुरा नहीं था।
खैर जो भी हो, मुझे विहान का किरदार लिखने में काफ़ी मज़ा आया। इस कहानी में आपको क्या अच्छा लगा ज़रूर बताइएगा।